गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो गुरुकुल गाइडेंस। आज की टॉपिक है क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है भैया? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब आप लिखेंगे क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। आज का टॉपिक क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। अब ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। आप ऑक्सिलरी वर्ब सही से लिख लीजिए। पहले AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब के दो भाग होते हैं। वर्ब के दो भाग होते हैं। वर्ब के कितने भाग होते हैं भैया? दो। पहले को हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। पहले को क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ब। पहले को बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब और दूसरे को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरे को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। नोट कीजिए। इरेज कर भैया, आप हेडिंग डालेंगे लेक्सिकल वर्ब। चलिए, हेडिंग क्या डालेंगे? लेक्सिकल वर्ब। आपका हेडिंग होगा लेक्सिकल वर्ब। वे वर्ब, वे वर्ब, वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसका अर्थ, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग V1 V2 मतलब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, V2 V3 V4। अच्छा, V4 किसे कहेंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना क्या कराएगा? V4। तथा V5, V5 मतलब V की V1 के फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ दे। V5 क्या कहलाएगा? कि V5 क्या कहलाएगा? कि V1 मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ दे तो क्या कहलाएगा भैया? V5। अब ध्यान से देखिए, जिसका प्रयोग V1 V2 V3 V4 V4 V5 के रूप में होता है, के रूप में होता है, के रूप में होता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? लेक्सिकल वर्ब। क्या कहलाता है? लेक्सिकल वर्ब। हमें इससे नहीं मतलब है बहुत ज्यादा, बस इसका परिभाषा देख ले रहे हैं। हमें पढ़ना है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ना है हमें? ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए भैया कि लेक्सिकल वर्ब क्या कहलाता है? वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिसका प्रयोग V1 V2 V3 V4 V4 क्या होता है? V1 की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना। और V5 क्या होता है? कि V1 की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देना। V5 के रूप में प्रयुक्त, के रूप में होता है, जिसका प्रयोग V1 V2 V3 V4 V5 के रूप में होता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। आप इसे नोट कीजिए, इसका एग्जांपल बता रहे हैं। नोट कीजिए भैया। इरेज करें। चलिए, अब एग्जांपल देखिए। जैसे 1 2 3 4 5। अब ध्यान से आप समझेंगे। जैसे कहा जाए आई राइट अ लेटर, फिर कहा जाए आई रोट ए लेटर, फिर कहा जाए आई हैव
रिटेन अ लेटर। फिर कहा जाए आई एम राइटिंग अ लेटर। फिर कहा जाए आई को हटा के ही बना लीजिए, ही गोज टू, ही राइट्स अ लेटर। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि भैया ये क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म? ये क्रिया का क्या है भैया, फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ये राइट क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। आई रोट अ लेटर, रोट क्या है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। आई हैव रिटेन, रिटेन क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है भैया, रिटेन। आई एम राइटिंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जो है, देखिए क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जो है, मतलब क्रिया का चौथा फॉर्म क्या है भैया, राइटिंग। क्या है, राइटिंग। ही राइट्स, देखिए क्रिया की फर्स्ट, क्रिया का कौन सा फॉर्म है, पांचवा। क्यों, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा हुआ है, और यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है। तो एक क्या है, क्रिया का फाइव स्वरूप क्या है भैया, राइट्स। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि लेक्सिकल वर्ब कहते किसे हैं। आपने समझा कि लेक्सिकल वर्ब किसे कहते हैं। हमने आपको बताया कि जब क्रिया का पहला रूप हो, क्रिया का दूसरा रूप हो, क्रिया का तीसरा रूप हो, क्रिया का चौथा रूप हो, क्रिया का पांचवा रूप हो, तो इसे क्या कहेंगे भैया, लेक्सिकल। ये लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। क्रिया का पहला रूप हो, क्रिया का दूसरा रूप हो, क्रिया का तीसरा रूप हो, क्रिया का चौथा रूप हो, और क्रिया का पांचवा रूप हो, तो लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाता है। ध्यान से मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आई राइट अ लेटर, ये भैया राइट क्या है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म राइट है। आई रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रोट। देखिए यहाँ क्या लगा है, रोट, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। आई हैव रिटेन, रिटेन क्या होता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। राइटिंग क्रिया का चौथा फॉर्म। क्रिया का चौथा फॉर्म किसे कहते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना। और राइट से क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस यस, मतलब ये राइट क्या है, क्रिया का पांचवा फॉर्म। चलिए भैया आप नोट कीजिए। इरेज करें। चलिए आप नहीं समझ में आ रहा है फिर देखिए, अगर नहीं जिनको समझ में आ रहा है फिर से देखेंगे। देखिए इसे बहुत ज्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अभी इसको अलग से बताया जाए कि रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट पर, इसमें ढेर सारे वर्ब होते हैं, लेकिन एक बार समझ लीजिए। अच्छा देखिए, जैसे हमने कहा कि क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का प्रथम रूप, क्रिया का द्वितीय रूप, क्रिया का तृतीय रूप, क्रिया का चतुर्थी, क्रिया का पंचमी। देखिए क्रिया, फर्स्ट क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का फोर्थ फॉर्म, क्रिया का फाइव फॉर्म। जैसे आपसे कहा जाए कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म क्या है भैया, जैसे गो। सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या है, गान। और चौथा फॉर्म क्या है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देना। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। गो में क्या जोड़ेंगे भैया, आईएनजी। क्या बन जाएगा, गोइंग। और क्रिया का पांचवा फॉर्म, क्रिया का पांचवा फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिटिव प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देना। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देना। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। तो गो में क्या जोड़ेंगे, ईएस। समझ में आया। जैसे कहा जाए कि PLAY प्ले, सेकेंड फॉर्म क्या है भैया, प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या है भैया, प्लेड। और फोर्थ फॉर्म क्या है, प्लेइंग। और फाइव फॉर्म क्या है, प्लेस। जैसे कहा जाए कम, सेकेंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होता है कम, और फोर्थ फॉर्म होता है कमिंग।
और 5 फॉर्म होता है कम्स। चलिए आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे के ऑक्सिलरी वर्ब पर चलते हैं। भैया ये सभी क्या है? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म। इसे लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लेक्सिकल वर्ब। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को क्या बोला जाता है? लेक्सिकल वर्ब। नोट कीजिए। चलिए इरेज करते हैं। अब आप हेडिंग क्या डालेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब। हेडिंग क्या है भैया आपका? ऑक्सिलरी वर्ब। तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड क्या है भैया? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। लिखेंगे वे वर्ब, वे वर्ब, वे वर्ब जो, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर क्वेश्चन निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस तथा टेंस। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस और टेंस बनाने के साथ साथ, टेंस बनाने के साथ साथ, बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा बिलिंगनेस को, बिलिंगनेस तथा पॉसिबिलिटी तथा बिलिंग, बिलिंग, बिलिंगनेस को। देखिए वे वर्ब, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, प्रयुक्त होकर क्वेश्चन, क्वेश्चन निगेटिव, क्वेश्चन वर्ड होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी तथा, पॉसिबिलिटी तथा बिलिंग को, बिलिंगनेस को व्यक्त करने के, बिलिंगनेस को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, का कार्य, बिलिंगनेस को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे हैं? वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ साथ, अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर, वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर क्वेश्चन या निगेटिव सेंटेंस या टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी मतलब होता है संभावना। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है भैया? संभावना। सॉरी लिखे नहीं, यहां लिख लीजिए। जो चीज नहीं लिखा गया, छूट गया है, उसे लिख लीजिए। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। और तथा बिलिंगनेस को व्यक्त करने का कार्य करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। बिलिंगनेस मीन्स क्या होता है? इच्छा। बिलिंगनेस मीन्स क्या होता है? इच्छा। आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब हम इरेज करते हैं इसको। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। नोट कर लीजिए।
ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं भैया? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे ले चलते हैं। चलिए इरेज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब के सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन आपको 2 ही हम बताएंगे, कोई मतलब नहीं है आपको 3 बताना। ऑक्सिलरी वर्ब के 2 भाग होते हैं भैया। एक को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक को बोलते हैं भैया, पहले को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे को बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है भैया? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो ध्यान से समझेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मींस क्या होता है। देखिए भैया, प्राइमरी प्राइमरी विद्यालय जो आपके आपके बगल में है, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक, प्राथमिक ऑक्सिलरी वर्ब, तो मतलब सहायक, प्राथमिक सहायक क्रिया है, प्राथमिक सहायक क्रिया। और मॉडल को क्या बोलते हैं? विधि सूचक सहायक क्रिया, विधि सूचक सहायक क्रिया, विधि सूचक सहायक क्रिया। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपका हेडिंग होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आप नोट करके हेडिंग क्या डालेंगे भैया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं अब हम। देखिए ध्यान से समझेंगे, आपका जो हेडिंग होगा, हेडिंग आपका प्रथम होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भैया 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैज टू 3 पार्ट, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैज टू 3 पार्ट, 3 पार्ट। कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए पहले को बोलते हैं बी, पहले को बोलते हैं बी, फिर दूसरे को बोलते हैं हैव और तीसरे को बोलते हैं डू, बी हैव डू। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? पहले को बी और दूसरे को डू और तीसरे को हैव, बी हैव डू, बी हैव डू। अब ध्यान से समझेंगे, बी के अंतर्गत क्या क्या आता है भैया? बी के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए बी के अंतर्गत, बी के अंतर्गत इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज आता है, वेयर आता है। बी के अंतर्गत कितनी संख्या आती है? 5। 1 2 3 4 एंड 5। बी के अंतर्गत कितनी संख्या आती है भैया? 5। बी के अंतर्गत कितनी संख्या आती है? 5। ये 5 संख्या जो होती है बी के अंतर्गत आती है। और हैव के अंतर्गत क्या आता है? हैज आता है, हैव आता है और तीसरा हैड आता है। क्या आता है? हैड आता है, जिसकी संख्या कितनी होती है भैया? 3। जिसकी संख्या कितनी होती है? 3। और डू के अंतर्गत क्या आता है? डू के अंतर्गत डू आता है, डज आता है और डीड आता है, जिसकी संख्या होती है 3। जिसकी संख्या होती है 3। अब ध्यान से हम समझेंगे कि बी हैव डू, बी हैव डू 5 3 8 3 11, बी हैव डू पूरा मिलाकर कितना होता है भैया? 11। बी हैव डू पूरा मिलाकर कितना होता है? 11। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहले को बोलते हैं बी, दूसरे को बोलते हैं हैव और तीसरे को बोलते हैं डू।
बी के अंतर्गत क्या आता है, इज एम आर वाज वेयर, और हैव के अंतर्गत आता है हैज हैव हैड, और डू के अंतर्गत आता है डू डज डिड। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इज एम आर वाज वेयर से स्टार्ट करते हैं। इरेज करें भैया। चलिए हेडिंग क्या पड़ेगा, हेडिंग आप प्रथम डालेंगे, हेडिंग आपका प्रथम होगा बी, हेडिंग आपका प्रथम क्या होगा, बी। बी, बी के अंतर्गत क्या क्या आता है, इज एम आर, इज एम आर, सॉरी आप बी मत डालिए, आप प्रथम डालेंगे, सॉरी यहां आप प्रथम डाल लीजिए बी, बी के अंतर्गत इज एम आर वाज वेयर आता है, इज एम आर वाज वेयर आता है। वाज वेयर आता है। वाज और वेयर आता है। अब ध्यान से समझेंगे, आपका हेडिंग क्या पड़ेगा भैया, इज एम आर, इज एम आर, आपका हेडिंग क्या पड़ेगा, इज एम आर, हेडिंग आपका पड़ेगा इज एम आर। देखिए ध्यान से समझेंगे, इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में करते हैं या किया जाता है। देखिए हमने लिखा क्या है कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होगा या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, और किसके रूप में करते हैं भैया, सहायक क्रिया के रूप में। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भैया इज, इज आर एम, इज का प्रयोग क्या कहां करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ, कर्ता आई के साथ, कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। आप नोट कीजिए, नोट करें, नोट कर लिया तो इरेज कर दे भैया। हम इज एम आर इतने को साथ में लेकर चल रहे हैं। चलिए इरेज करें। चलिए जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या भैया लिखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कहा जाए वह घर जा रहा है। देखिए छोटे सेंटेंस को हम लेकर चलते हैं, तो दूसरा क्या है, तुम घर जा रहे हो। तीसरा क्या है भैया, मैं घर जा रहा। अब ध्यान से आप देखेंगे, वह घर जा रहा है, he is going to home। तुम घर जा रहे हो, you are going to home। मैं घर जा रहा हूं, I
आई एम गोइंग टू होम। चलिए ध्यान से समझेंगे आप। हमने कहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ईएमआर का प्रयोग किया जाता है अगर कर्ता एक वचन हो। देखिए भैया, ये ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये ही क्या है भैया? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके लिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा है? इज। इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा है भैया? इज। और यू जो है, यू क्या है भैया? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। इसीलिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा है? आर। आई क्या है भैया? पर्सनल आई है, इसलिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगा है? एम। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए इरेज करें। चलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस समझ में आया। अब हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अध्यापक हूं, 2 नंबर क्या है? वह अध्यापक है। 3 नंबर क्या है भैया? तुम अध्यापक हो। तुम अध्यापक हो। ध्यान से देखिए, मैं अध्यापक हूं, आई एम टीचर। वह अध्यापक है, ही आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर। तुम अध्यापक हो, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट, देखिए ये प्रेजेंट टेंस है। मैं अध्यापक हूं, ये कोई ये कंटिन्यूअस तो है नहीं, इसके साथ क्या लगा है? एम। आई के साथ क्या लगा है? एम। वह अध्यापक है, ही के साथ क्या लगा है? इज। तुम अध्यापक हो, यू के साथ क्या लगा है? आर। चलिए आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए, हेडिंग आपका क्या होगा? वाज या वियर। हेडिंग आपका क्या होगा? वाज या वियर। वाज या वियर का प्रयोग, वाज या वियर का प्रयोग पास्ट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। वाज वेयर का प्रयोग जो होता है भैया, पास्ट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या होता है भैया? वाज। वाज जो होता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और वेयर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एक जरा नोट लिखेंगे भैया, एक जरा छोटा सा नोट लिखेंगे। वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग आई के साथ भी किया जाता है। आई के आई के साथ भी किया जाता है। चलिए आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए भैया, वाज वेयर भी हो गया, ठीक। चलिए नोट कीजिए। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्रयोग किया जाएगा और आई के साथ भी प्रयोग किया जाएगा, और वेयर केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इरेज करें। चलिए,
एग्जाम्पल जरा समझिए, 1 2 3। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए वह वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। चलिए ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि अगर एक वचन होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे। ही वाज रीडिंग क्या इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, यू आर रीडिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई वाज रीडिंग इंग्लिश। चलिए ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा, और यहां वेयर होगा भैया। हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वाज का प्रयोग होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वेयर का प्रयोग होगा, अगर कर्ता या सब्जेक्ट आई हो तो वाज का प्रयोग होगा। आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए। चलिए भैया इरेज करते हैं। चलिए, और आपको बताया गया कि सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जाता है, सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जाता है भैया। सिंपल पास्ट में कैसे प्रयोग किया जाएगा, जैसे वह अध्यापक था, तुम या आप अध्यापक थे, या आप अध्यापक थे, या मैं अध्यापक था, मैं अध्यापक था। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा वाजवेयर का प्रयोग है, तो वाज आया है तो क्या लगाएंगे, ही वाज अ टीचर। आप अध्यापक थे, यू वेयर अ टीचर। मैं अध्यापक था, आई वाज अ टीचर। अब ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कहा कि कोई भी सिंपल पास्ट हो तो आप क्या करेंगे, एक वचन करता हो तो वाज लगाएंगे, बहुवचन करता हो तो वेयर लगाएंगे, आई हो तो वाज लगाएंगे। नोट करेंगे, आप नोट कीजिए। चलिए भैया इरेज करते हैं। अब आपका हेडिंग क्या पड़ेगा, बी हैव डू। सेकेंड क्या है भैया, डू। सेकेंड क्या है, डू। तो डू को क्या लिखेंगे, डू डज और डीड, डू डज डीड। सेकेंड आपका क्या है, डू डज डीड। अब ध्यान से हेडिंग डालेंगे, डू और डज। आपका हेडिंग क्या होगा, डू या डज। हेडिंग क्या होगा, डू या डज। हेडिंग क्या होगा भैया, डू या डज। डू या डज का प्रयोग, डू या डज, डू या
डज का प्रयोग, डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, डू या डज का प्रयोग, 1 मिनट आप 1 सेकंड रुकिए, हम थोड़ा इसमें इंक डाल दें। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, किया जाता है तथा क्रिया के भी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। V1 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू या डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है तथा क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप इसे क्या करेंगे, नोट करेंगे। इसके बाद हम क्या बताएंगे, एग्जाम्पल। आप नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए भैया इरेज करें। चलिए देखिए, आप हेडिंग क्या डालेंगे, निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, का निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे कहा जाए, वह घर नहीं जाती है, मैं घर नहीं जाता हूं, तुम घर नहीं जाते हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ही मतलब वह, डज, डज, ही डज नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू होम, तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू होम। चलिए ध्यान से समझेंगे। हमने कहा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कैसे है भैया, वाक्य के अंत में ता ती ते है ना, ता है ती है ते है। तो देखिए डज का प्रयोग हुआ नहीं। अगर कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग होगा, कर्ता बहुवचन है तो डू का प्रयोग होगा, कर्ता एक वचन है डज और कर्ता बहुवचन है डू। आप क्या करेंगे, नोट कीजिए, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए अगला क्या लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जरा ध्यान से आप समझेंगे। हमने बताया कि डू का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किया जाता है। एक तरफ हेडिंग क्या डालेंगे, असरेटिव सेंटेंस, एक तरफ आपका हेडिंग क्या पड़ेगा, असरेटिव सेंटेंस,
रेटिव सेंटेंस, और इस तरफ क्या पड़ेगा भैया, निगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया भैया, कि यदि लिखा गया है कि डू का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये क्या है, इंपेरेटिव का असर्टिव सेंटेंस है। और निगेटिव हम कैसे बनाएंगे भैया, इसके पहले डू नॉट कब लगा देंगे, डू नॉट ओपन द डोर। अब आप इसे क्या लिखेंगे, साइड कर डोंट लिखेंगे। 2 नंबर क्या लिखेंगे भैया, एग्जांपल और एक दो देख लीजिए। जैसे कहा गया शट द डोर, शट द डोर, आप क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, तो डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं, डू नॉट को आप डोंट लिख सकते हैं, डोंट ओपन, डोंट शट द डोर, शट द डोर। अब ध्यान से देखिए, देखिए निगेटिव में देखिए भैया डू का प्रयोग किया गया कि नहीं, देखिए डू का प्रयोग किया गया है। इंपेरेटिव सेंटेंस में निगेटिव बनाने के लिए डू का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप नोट कीजिए। चलिए इरेज कर रहे हैं। ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लिख लीजिए आप। नोट नंबर 2, तो के संदर्भ में, तो के संदर्भ में, तो के संदर्भ में, तो के संदर्भ में भी डू या डच का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कहा जाए 1 2 3, जैसे कहा जाए आपसे कि वह घर जाता तो है, तुम घर जाते तो हो, वे सब, मैं लिखिए, मैं घर जाता तो हूं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा भैया, जब वाक्य के अंत में तो चलाया, क्या चलाया, तो डू डच का प्रयोग करेंगे। हे डज मतलब तो, गो टू होम, तुम घर जाते तो हो, यू डू, क्योंकि कर्ता बहुवचन इसलिए डू लगेगा, और कर्ता एक वचन इसलिए डज लगा। यू डू गो टू होम, मैं घर जाता तो हूं, आई डू गो टू होम। अब ध्यान से देखिए, वाक्य में तो आया तो डच का प्रयोग हुआ, एक वचन है कर्ता। वाक्य में तो आया तो कर्ता बहुवचन होने की वजह से डू का प्रयोग किया गया, और कर्ता बहु आई है तो इसलिए क्या प्रयोग करेंगे, डू, डू डच डू। चलिए आप इसे नोट करिए। चलिए भैया इरेज करें। चलिए अब इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या है भैया, इसका तीसरा भाग है हैव। हैव के अंतर्गत क्या क्या आता है, सॉरी अभी तो डू इसका बच्चा है, सॉरी डीड। अब हेडिंग क्या पड़ेगा, डीड। डीड का प्रयोग, डीड का प्रयोग, डीड का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में
पास्ट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आप नोट कीजिए फटाक से। थोड़ा वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, इसलिए आज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा के छोड़ देंगे, कल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस था इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। सॉरी, डू डज का तो इंट्रोगेटिव बनाया ही नहीं। चलिए अभी बता देते हैं, हो गया। चलिए देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या भैया, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए वे घर नहीं जाते थे, नहीं जाते थे, तुम घर नहीं जाते थे, वह घर नहीं जाता था। ध्यान से समझिएगा। देखिए, वे घर नहीं जाते थे मतलब दे डिड नॉट गो टू होम। तुम घर नहीं जाते थे मतलब यू डिड नॉट गो टू होम। वह घर नहीं जाता था मतलब ही डिड नॉट गो टू होम। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगाएंगे, डिड। और क्रिया की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखिए, एक वचन और बहुवचन के साथ सबके साथ डू और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का नियम है भैया, एक वचन और बहुवचन के साथ डिड नॉट और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नोट एक लिख लीजिए अभी तुरंत। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड का प्रयोग किया जाता है एक वचन और बहुवचन के साथ, एक वचन व बहुवचन, एक वचन व बहुवचन के साथ किया जाता है। एक वचन व बहुवचन के साथ, एक वचन व बहुवचन के साथ, एक वचन व बहुवचन के साथ डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए आप क्या करेंगे, नोट कीजिए। एक वचन और बहुवचन कर्ता के साथ भी डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे नोट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग किया जाता है एक वचन व बहुवचन, एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ।
एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ, एक वचन व बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, एक वचन हो चाहे बहुवचन। चलिए इरेज करते हैं भैया। नोट लिखेंगे, तो के संदर्भ में, तो के संदर्भ में भी डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। तो के संदर्भ में भी पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है, पास्ट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे देखिए, वह घर जाता तो था। ये मत सोचिए कि सभी पे हम घर ही बता रहे हैं, हम आपको समझा नहीं रहे बनाना, बस आपको ये दिखा रहे हैं कि आप एक बार याद कर लीजिए कि डिड का प्रयोग कहां कहां होता है। मैं घर जाता तो था, तुम घर जाते तो थे। ध्यान से देखिए भैया, वह घर जाता तो था, यू डिड गो टू होम। मैं घर जाता तो था, आई डिड गो टू होम। तुम घर जाते तो थे, यू डिड गो टू होम। सभी जगह किसका प्रयोग किया गया? तो के संदर्भ में, तो के संदर्भ में, तो के संदर्भ में सभी जगह किसका प्रयोग किया गया भैया? डिड का, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन। चलिए फटाक से आप नोट कीजिए। चलिए इरेज करें भैया। चलिए ध्यान से समझिए, अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इंट्रोगेटिव नहीं बताए थे, दोनों बता दे रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई पड़ा कि नहीं भैया? हाँ, जैसे देखिए, क्या मैं घर जाता था, सॉरी, क्या मैं घर जाता हूं, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों घर जाते थे। 3 नंबर क्या है? क्या वह घर जाता था। ध्यान से समझिए, क्या मैं घर जाता था, क्या मैं घर जाता था, तो डू का प्रयोग करेंगे, डू आई गो टू होम। देखिए भैया, क्यों है बीच में, तो सबसे पहले वाई डू यू गो टू होम, लास्ट में क्या करें? क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर जाता था, तो डज ही गो टू होम। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए डू डज का प्रयोग, देखिए यहां डू का प्रयोग हुआ है, यहां डू का प्रयोग हुआ है, यहां डज का, मतलब सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। चलिए आप नोट कीजिए। नोट हो गया भैया? अब क्या करेंगे? पास्ट टेंस लिख देंगे हम। अब यहां क्या लिखेंगे? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी क्या होता है? डिड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जरा, पास्ट टेंस बनाने के लिए अभी क्या करेंगे? क्या वह घर जाता है, तुम क्यों घर जाते हो। भैया प्रेजेंट हुआ, इसे आप नोट कीजिए। अब पास्ट के लिए हम क्या करेंगे? सभी जगह था थे थी कर देंगे।
जैसे क्या मैं घर जाता था, क्या तुम क्यों घर जाते थे, क्या वह घर जाता था। ये डू डच को क्या बना देंगे भैया आप, डीड। सभी को क्या बना देंगे, डीड। ये सभी क्या हो जाएंगे, डीड। सभी क्या बन जाएंगे, डीड। देखिए जब पास्ट हो गया तो सभी जगह क्या लग गया, डीड का प्रयोग हो गया। सभी जगह किसका प्रयोग हो गया, डीड का प्रयोग। नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग आप डालिए 3rd नंबर। एक सेकेंड। चलिए भैया आप 3 नंबर डालेंगे क्या, हैव। हैव में क्या आता है, हैज, हैव, हैड, हैव, हैव, हैड, हैज, हैड। हेडिंग क्या पड़ेगा, हैज और हैव, हैज और हैव, हैज और हैव। हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, किया जाता है तथा क्रिया की 3rd फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, क्रिया की 3rd फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैज और हैव। हैज भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलिए आप फटाक से नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए जैसे देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जैसे मैं मंदिर जा चुका था, तुम मंदिर जा चुके थे, वह मंदिर जा चुका था। ध्यान से देखिए, मैं मंदिर जा चुका था, आई हैव गॉन टू टेम्पल। तुम मंदिर जा चुके थे, यू हैव गॉन टू टेम्पल। वह मंदिर जा चुका था, ही हैज गॉन टू टेम्पल। ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया, अगर कर्ता बहुवचन हो तो आपका हैव लगेगा, कर्ता एकवचन हो तो हैज लगेगा। कर्ता एकवचन हो या बहुवचन हो, क्रिया सभी के साथ क्या लगेगी, 3rd फॉर्म। सभी के साथ क्रिया क्या लगेगी, 3rd फॉर्म। आप नोट कीजिए। चलिए भैया इरेज करते हैं। हैज हैव का प्रयोग पास के अर्थ में किया जाता है, में भी किया जाता है, किया जाता है। जैसे देखिए मेरे पास एक किताब है, तुम्हारे पास एक ऊंट है, उसके पास 2 भाभियां हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे पास एक किताब है,
तो आई हैव, एक किताब है मतलब ए बुक। तुम्हारे पास एक ऊंट है तो हैव यू हैव अ कैमल। उसके पास दो भाभियां हैं तो मतलब ही, अगर लड़का है तो ही, लड़की समझे तो सी। हैज टू सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ मीन्स क्या होता है भैया, भाभियां। देखिए अगर अगर कर्ता आई हो तो हैव लगेगा, क्योंकि बहुवचन है। बहुवचन हो यू तो हैव लगाएंगे, अगर एक वचन हो तो क्या लगाएंगे, हैज। अब ध्यान समझिए, हैज हैव का प्रयोग पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट टेंस में करेंगे। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास्ट के अर्थ में किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में पास्ट के अर्थ में से लिखिए, का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास के अर्थ में किया जाता है, पास के अर्थ में किया जाता है, पास के अर्थ में किया जाता है। आप नोट कीजिए, चलिए भैया अब आप हेडिंग डालिए हैड। मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाली है, मोबाइल 1% है, जिससे अब देखिए आप क्या करेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे भैया, हैड। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है, किया जाता है। तथा तथा मुख्य क्रिया का, तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है तथा क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, एक नोट भी लिखेंगे, एक वचन और बहुवचन के साथ, एक वचन कर्ता व बहुवचन कर्ता के साथ हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। चलिए आप नोट कीजिए, चलिए भैया इरेज करें। चलिए जैसे देखिए, मैं मंदिर जा चुका था, वह मंदिर जा चुका था। ध्यान से देखिए, मैं मंदिर जा चुका था, आई हैव गॉन टू टेम्पल। वह मंदिर जा चुका था, ही हैड गॉन टू टेम्पल। ध्यान से देखिए, एक वचन हुआ बहुवचन, सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड। सबके साथ क्या लगाएंगे, हैड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है। चलिए आप नोट कीजिए, आप नोट करते रहिए, एक नियम लिखते रहिए। चलिए इसे रेज करते हैं। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में